चलो, टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम ऑल्सो नोन एज एस कर्व, सी कर्व या बेन्स कर्व। तो यहाँ पे हमारा है परसेंटेज डिकम्पोजिशन। एस स्टैंड्स फॉर स्टार्ट, एस स्टैंड्स फॉर स्टार्ट, एफ स्टैंड्स फॉर फिनिश। S stands for start, F stands for finish. MS stands for Martensite, Martensite start line, and MF is Martensite, Martensite finish line. ठीक है, Martensite start line, Martensite finish line. ये अप्रोक्सीमेटली होता है ये 100 डिग्री के करीब और ये 210 डिग्री के करीब डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमारे पास S3, S4, S4, S5, S1 ये के सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। और F से जहां हम शुरू कर रहे हैं F1, F3, F4, F4 ये सारे जहां से ये स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे इसी सेम टेम्परेचर पे ये फिनिश हो रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज द टाइम। वाई एक्स एक्सिस टाइम बताता है ऊपर वाली डायग्राम में, और वाई एक्सिस परसेंटेज डीकम्पोजिशन, वाई एक्सिस बताती है परसेंटेज डीकम्पोजिशन, परसेंटेज डीकम्पोजिशन, परसेंटेज डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे 0% डीकम्पोजिशन है, यहाँ पे 100% डीकम्पोजिशन है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, परसेंटेज डीकम्पोजिशन, तो परसेंटेज डीकम्पोजिशन। तो अब ये जो स्टार्ट वाला पॉइंट है इसको हमने नीचे प्रोजेक्ट करना है यहाँ तक। ठीक है, और फिनिश वाले को हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हर पॉइंट को हमने प्रोजेक्ट करना है एज पर टेम्परेचर। जैसे ये 450 वाला है तो ये यहाँ पे आएगा नीचे। ठीक है, ठीक है, इनकी प्रोजेक्शन जो है वो नीचे जाएगी। तो पहले सपोज ये हमारा पॉइंट आ गया हमारा S3 और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे आएगा F3। ठीक है, ऐसे ही S4 कितने टेम्परेचर पे है, 450 पे। तो ये जो पॉइंट है ये 550, 550 से 100 नीचे आ जाओ तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे S4। और फिर इसी के बिल्कुल सीध में यहाँ पे आ जाएगा F4। सिमिलरली 650 वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, F2, S2 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएगा हमारा F2। ऐसे करते करते हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो जो हमारे S वाले पॉइंट्स हैं मैं मिटा ही देता हूँ ताकि डायग्राम थोड़ी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट में हो जाएगा। हाँ, डायग्राम क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने पॉइंट्स प्रोजेक्ट किए थे वो हम जोड़ लेंगे। स्टार्ट वाले पॉइंट जो है वो सारे के सारे जोड़ लेंगे और फिनिश वाले सारे के सारे पॉइंट्स हम जोड़ लेंगे। फ्री हैंड कर्व से हम जोड़ लेंगे। ठीक है, फ्री हैंड कर्व से ये हमने जोड़ लिया। दिस इज स्टार्ट, दिस इज फिनिश। ये मेन पॉइंट है F3 और S3 में मार्क कर देता हूँ। ये हमारी स्टार्ट लाइन है ऊपर वाली। ठीक है, और ये वाली फिनिश लाइन है। ठीक है, ये एस जिस जिस कर्व पे हमारा S पड़ा हुआ है दिस स्टार्ट, जिस कर्व पे F है वो है हमारा फिनिश। ठीक है, हमने ऊपर वाले पॉइंट्स को यहाँ यहाँ प्रोजेक्ट किया। जैसे यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा S4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा S2। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 400 डिग्री पे, यहाँ पे आ जाएगा S5, यहाँ 700 पे आ जाएगा हमारा S1, S1। ठीक है, ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा F1,
और यहाँ से इसके सामने यहाँ पे आ जाएगा एफ। ये फिनिश वाले पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे मार्क हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ ट्रिपल टी डायग्राम। दिस इज अवर होल ट्रिपल टी डायग्राम। ये हमारी ट्रिपल टी डायग्राम है। टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ी सी डायग्राम ड्यू टू फ्री हैंड स्केच इतना अच्छा नहीं बनता इस पे, तो सही नहीं बनी, बट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो पहली चीज एस ठीक है। कर्व भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये वाली शेप एस की तरह। सी कर्व भी इसको कहते हैं, ठीक है, और बेल्स कर्व भी कहते हैं। एस का मतलब है स्टार्ट एब्रीवेशन का, और एफ का मतलब है फिनिश। ठीक है, तो एफ का मतलब है फिनिश। एम एस इज मार्टसाइड स्टार्ट लाइन, जो 210 डिग्री के 200 के ऊपर ऊपर होती है, 205 से 210 के बीच बीच। और एम एफ इज मार्टसाइड फिनिश लाइन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज some points regarding temperature time transformation. First is that पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आता है कि हम ट्रिपल टी डायग्राम में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, वी स्टडी decomposition we study decomposition of austenite. ऑस्टेनाइट क्या फेज था हमारा, गामा। क्या स्ट्रक्चर था इसका, एफसीसी। ठीक है, वी स्टडी द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑस्टेनाइट। वी स्टडी द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑस्टेनाइट। ठीक है, फिर इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। हम करते हैं क्या इसमें, स्टील सैंपल्स which are having eutectoid composition, which are having eutectoid composition are heated to a temperature at which austenite is stable. Austenite is stable. At which austenite is stable. These samples are quenched to different temperatures. These samples are quenched to different temperatures and their transformation is observed. ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जहां पे हमारा ऑस्टेनाइट का सैंपल ऑस्टेनाइट ही रहता है, वो डिकम्पोज नहीं होता। वो टाइम पीरियड जब ऑस्टेनाइट का सैंपल ऑस्टेनाइट ही रहता है, उसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन, सॉरी, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, द टाइम पीरियड फॉर विच the time period for which the time period for which the sample was austenite only is known as incubation period. ओके, तो नेक्स्ट में हम लिखते हैं when we decrease the temperature, when we decrease the temperature
when we decrease the temperature, incubation period decreases at 550 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चेंज आती है हमारे ट्रिपल टी डायग्राम में। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व दैट एट दिस टेम्परेचर द इंक्यूबेशन पीरियड इज ओनली 1 सेकेंड at 550 degree Celsius. The incubation period is only 1 second. ठीक है, तो क्या होता है, incubation period is only 1 second. ठीक है, when further we decrease the temperature, ठीक है, there is increase in incubation period. When we further decrease the temperature, there is increase in incubation period. ये जो incubation period है ये दोबारा क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, when these points are projected on a graph, when these temperatures are projected on when these decomposition curves are projected on temperature time graph to C curves are obtained, and this diagram is called triple T diagram. इसी डायग्राम को हम कहते हैं ट्रिपल टी डायग्राम। ठीक है, नाउ देयर इज अ रेट। अब एक नई टर्म आती है जो हम यूज करेंगे, वो है क्रिटिकल कूलिंग रेट। ठीक है, it is that rate at which martensite formation takes place. ठीक है, इसको वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज हमने 750 डिग्री वाली लाइन ली और उसको 550 तक लेके आए ऑस्टेनाइट के सैंपल को, और नीचे हमारा टाइम था 1 सेकेंड, तो हमारा कितना हुआ 200 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ये हमारा हो गया जैसे क्रिटिकल कूलिंग रेट। ठीक है, व्हेन ऑस्टेनाइट सैंपल इज कूल्ड एट ए हायर रेट देन क्रिटिकल कूलिंग रेट, व्हेन austenite sample is cooled at a rate higher, या critical cooling rate या उससे higher than critical cooling rate, carbon will freeze
at its location, carbon will freeze at its location and appears to be solid solution in alpha ferrite, ठीक है. this phase is known as Martensite. This phase is known as Martensite. ठीक है. It is very hard and very strong material. ठीक है. Which is very hard. ये लिख लो. It is very hard and strong material. तो ये बहुत ही हार्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, क्रिटिकल कूलिंग रेट पे मार्टेनसाइट बनाते हैं. ये है 1 सेकेंड. ठीक है. तो यहाँ पे हम बनाते हैं मार्टेनसाइट विच इज वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मार्टेनसाइट इज, पहले लेक्चर में करवाया था मैंने. स्ट्रक्चर ऑफ मार्टेनसाइट इज क्या था, BCT, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल. ठीक है. जो इसकी शेप होती है मार्टेनसाइट की, इट इज नीडल लाइक स्ट्रक्चर. एक्विकुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको. अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, इट इज नीडल लाइक स्ट्रक्चर और एक्विकुलर स्ट्रक्चर. नीडल लाइक स्ट्रक्चर और एक्विकुलर स्ट्रक्चर. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. स्ट्रक्चर ऑफ मार्टेनसाइट इज BCT, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल. ठीक है. इट हैज नीडल लाइक स्ट्रक्चर एंड और एक्विकुलर स्ट्रक्चर. ठीक है. और किस में होता है ये, सॉलिड सॉल्यूशन इन अल्फा फेराइट. ठीक है. सॉलिड सॉल्यूशन इन अल्फा फेराइट. 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन इन अल्फा फेराइट बनेगा और उसको हम कहते हैं मार्टेनसाइट. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे all the lines on TTT diagram. All the lines on triple T diagram are that of decomposition of austenite into some other phase or mixture. Some other phase or mixture. Once austenite converts into some other phase or mixture, it can never be reconverted again. ठीक है. सो दिस इज अवर ट्रिपल टी डायग्राम विद मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन. अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, काफी बार ये पूछा भी गया, व्हाई ट्रिपल टी डायग्राम इज सी शेप्ड. Why triple T diagram is C shaped?
ठीक है, देयर आर टू फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर इज अवर ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स, ठीक है. What is driving force? It is change in Gibbs free energy. It is change in Gibbs free energy. ये गिब्स फ्री एनर्जी की चेंज है, इसको हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स. ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी हमारी डेल्टा जी इज इक्वल टू जी फाइनल माइनस जी इनिशियल. जी फाइनल माइनस जी इनिशियल. ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा ये तो फेज स्टेबल होगा, फेज स्टेबल होगा. अगर नेगेटिव होगा तो फेज अनस्टेबल होगा. और अगर जीरो होगा तो फेज इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं जिसे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्ट लाइकली चांसेस हैं. देयर आर सर्टेन अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स जो पढ़ने के लायक हैं, बट याद होना चाहिए आपको कि क्यों है सी शेप. डिफिकल्ट क्वेश्चंस में ये चीज़ें पूछेंगे. तो जो दूसरा फैक्टर है जिसके कारण ट्रिपल टी डायग्राम की हम बात कर रहे हैं वो है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? ये आपको पहले ही पता है. it is the movement of particles from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Diffusion depends upon temperature and time. At higher temperature, diffusion is more. At higher temperature, diffusion is more. Diffusion is more when temperature is high. And when time is slow, yeah, we have plenty of time, that is also favorable for diffusion. ठीक है, ये दो फैक्टर्स जो है वो इसको फेवर करते हैं. ठीक है, टेम्परेचर और टाइम. ठीक है, तो दिस इज अवर डिफ्यूजन. तो जब हम इनको प्लॉट करते हैं, these two graphs are plotted against one another, so we get a two C-shaped curves. We get two C-shaped curves. This is our temperature, okay, on this axis. So एक कर्व ये बनेगा, और एक कर्व बनेगा ऐसे. दिस इज माय ड्राइविंग फोर्स एंड दिस इज माय डिफ्यूजन. ठीक है, अब देखो जैसे टेम्परेचर हाई हो रहा है डिफ्यूजन इंक्रीज हो रही है, और जैसे टेम्परेचर लो हो रहा है ड्राइविंग फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रही है. हाई टेम्परेचर पे ड्राइविंग फोर्स कम होती है, डिफ्यूजन डोमिनेट करती है. लो टेम्परेचर पे डिफ्यूजन डोमिनेट नहीं कर पाती, तो ड्राइविंग फोर्स जो है वो काम करती है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी किसी कर्व की टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन वाले की. और यहाँ पे फ्री हेड पे चलते हैं थोड़ा. ठीक है, सो हमने यहाँ पे देखा था हमारे पास दो चीज़ें थी. यहाँ था टाइम, यहाँ था टाइम, और यहाँ था टेम्परेचर. ठीक है, तो यहाँ पे हम अपर ले लेते हैं, हम यहाँ 725 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक ये जा रहा है. अब यहाँ पे दो कर्व मारते हैं, एक ये कर्व और एक ये कर्व. ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे बिकॉज ऑफ डायग्राम. नोज जो है इसका ये है 550 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएगी हमारी मार्टन साइड स्टार्ट और मार्टन साइड
फिनिश। ठीक है, ये इसको हम एक्सटेंड करते हैं। ओके, दिस इज माय स्टार्ट लाइन, दिस इज माय फिनिश लाइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस लाइन के ऊपर अगर नोज को हम एक्सटेंड करें और ऊपर वाली साइड देखें तो वी गेट परलेट, वी गेट परलेट, एंड बिलो वी गेट बेनेट, वी गेट बेनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीजें मेजर करते हैं। एक तो ये दिस इज माई 1 2, और सेम पॉइंट से हम ये चीज करते हैं, ये कर देते हैं 1 2 डैश। तो हमारे पास है 1 2 और 1 2 डैश। सिमिलर पॉइंट से दो कूलिंग की हमने, एक 1 2 और 1 2 डैश। तो अब हम यहाँ पे पता लगाएंगे कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कोर्स है, कौन सा स्ट्रक्चर जो है फाइन है। जो 1 2 है इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है फाइन, और जो 1 2 डैश है इसका स्ट्रक्चर होता है कोर्स। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने नोट करनी है, वो ये कि स्लो कूलिंग produces coarse structure and fast cooling produces fine structure। चलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्लो कूलिंग से कोर्स स्ट्रक्चर, फास्ट कूलिंग से फाइन स्ट्रक्चर। अब देखो अगर मुझे किसी मेटल का हमें स्ट्रक्चर जो है वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, फाइन स्ट्रक्चर की। तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको बनाने में फास्ट कूलिंग करेंगे। और अगर मुझे उसमें क्रोजन कम चाहिए तो हम क्या बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर कोर्स स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, मैंने बताया था फाइनर द ग्रेन स्ट्रक्चर, मोर विल द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, लेसर द क्रोजन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास परलाइट रीजन में, और वैसे ही हम बेनाइट रीजन में बनाएंगे। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि स्लो कूलिंग प्रोड्यूसेस फाइन स्ट्रक्चर, स्लो कूलिंग प्रोड्यूसेस कोर्स स्ट्रक्चर एंड फास्ट कूलिंग प्रोड्यूसेस फाइन स्ट्रक्चर। आगे जो कोर्स और फाइन की प्रॉपर्टीज हैं, डिसलोकेशन के बारे में, क्रोजन के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, वो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट वी हैव we make the difference between two things। हमें एक डिफरेंस बनाना है दो चीजों में, यहाँ पे डिफरेंस बनाना है, यहाँ पे लिखते हैं ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन परलाइट एंड मार्टनसाइट, परलाइट एंड मार्टनसाइट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, परलाइट इज नॉट ए, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मार्टनसाइट इज ए, इट इज ए। ठीक है, अगर ये फेज नहीं है तो ये क्या है, मिक्सचर, इट इज ए मिक्सचर। ठीक है, सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन, इट इज फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन, इट इज फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन। सेकंड है, इट इज डिफ्यूजन लेस प्रोसेस। थर्ड पॉइंट, कार्बन atom moves more atomic distance, और यहाँ पे
carbon atom moves only a few atomic distances. ठीक है, this is known as civilian transformation. This is known as civilian transformation, and this is known as military transformation. ठीक है, बस इतना ही. डिफरेंस बिटवीन परलाइट एंड मार्टनसाइट. इट इज नॉट ए फेज. स्ट्रक्चर का आपको पता ही है, परलाइट मिक्सचर है तो इसका दो स्ट्रक्चर्स होंगे, एक अल्फा फेराइट का और एक सीमेंटाइट का. क्योंकि ये मिक्सचर है, इसमें रेशियो आगे पीछे होती रहती है. इसका होता है हमारा लाइट एंड डार्क बैंड. इस पॉइंट पे होते हैं लाइट एंड डार्क बैंड स्ट्रक्चर. और यहाँ पे नीडल लाइक और रेक्टिकुलर. जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. अब हमने सारी चीजें कर ली, ऑस्टेनाइट बना लिया. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि व्हेन वी मेक ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट को हमने किया डिकम्पोज, तो हमें मिला मार्टनसाइट. ठीक है, अब मार्टनसाइट के एक साथ एक प्रॉब्लम है. एक तो ये बहुत हार्ड है, और दूसरी बात जब हार्ड होगा तो क्या होगा, ब्रिटल भी होगा. जो चीज हार्ड होगी वो ब्रिटल भी होगी. सो इट इज डिफिकल्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस. डिफिकल्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस. ठीक है ना, हार्ड होगा तो वियर एंड टियर तो कम होगी, बट शॉक लोडिंग नहीं होगी, टफनेस नहीं होगी. ब्रिटल होगा तो जल्दी टूट जाएगा, जैसे हमारा शीशे का गिलास है. ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम ऑस्टेनाइट को मार्टनसाइट में बनाते हैं तो हम क्रंचिंग करते हैं. क्रंचिंग, यू अंडरस्टैंड? क्रंचिंग, कूलिंग इन वाटर, कूलिंग इन वाटर, सॉल्ट पॉट और फैट. ठीक है, हम इसकी क्रंचिंग करते हैं. जब हम सपोज वी हैव ए बॉल, वी हैव ए स्फीयर ऑफ मार्टनसाइट. टेक दिस and this. We have a sphere. और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको. We have a sphere of austenite. Sphere of austenite. ठीक है, अब होता क्या है, जब इसके सरफेस को क्रंच करते हैं तो सरफेस का कूलिंग रेट डिफरेंट होता है, और जो कोर है ठीक है, एंड कोर एक्सपीरियंसेस डिफरेंट कूलिंग रेट्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर. सरफेस इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर और द मीडियम, बट कोर इज नॉट एक्सपोज टू द मीडियम. तो जो कूलिंग रेट्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं दोनों के. ठीक है, ये आ गया हमारा कोर, ये आ गया सरफेस. ठीक है, ड्यू टू दिस सरफेस पहले कांटेक्ट में आता है तो इसकी कूलिंग फास्टर होगी, कोर बाद में आता है तो कूलिंग, तो ये पहले मार्टनसाइट बन गया और ये बाद में बनेगा. ठीक है, जब ये मार्टनसाइट बन गया तो ये क्या है, ये तो अभी भी ऑस्टेनाइट है. तो होता क्या है, तो विद द सेम पीरियड ऑफ टाइम द कोर गेट्स कन्वर्टेड इनटू मार्टनसाइट. बट जो मार्टनसाइट है उसके बनने पे क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है. सो ड्यू टू लोअर डेंसिटी द कोर विल एक्सपैंड. The core will expand.
the core will expand. ठीक है, तो कोर और जो है द क्रैक्स विल बी ओवर द सरफेस ड्यू टू क्वेंचिंग। ठीक है, द क्रैक्स विल बी ओवर द सरफेस ड्यू टू क्वेंचिंग। ठीक है, these cracks are due to these cracks are due to density difference and not due to thermal stresses। ठीक है, तो अब हमारे पास एक मटेरियल तो बन गया, चाहे वो रॉड लो चाहे वो स्फीयर लो, हमारे पास एक मटेरियल आ गया। ठीक है, बट उसमें क्या होंगे, जब हम उसको कूल डाउन करेंगे तो उसमें क्रैक्स होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, क्रैक्स होंगे। अब इन क्रैक्स को दूर करने के लिए हम अलग अलग प्रोसेस करते हैं। इन क्रैक्स को दूर करने के लिए हम अलग अलग प्रोसेस करते हैं, जिससे हमारा जो है एक तो क्रैक्स एलिमिनेट हो जाए, और जो क्रैक्स हैं ये क्या करते हैं, ये ब्रिटलनेस बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, ये ब्रिटलनेस बढ़ाते हैं। ठीक है, दे इंक्रीज द ब्रिटलनेस, और जो ब्रिटलनेस इंक्रीज होगी तो हमारा मटेरियल जो है वो फेल हो जाएगा विदाउट एनी वार्निंग। मटेरियल विल फेल विदाउट एनी वार्निंग, तो मटेरियल विल फेल विदाउट एनी वार्निंग। ठीक है, सो ये हमारी एक चीज है। इन चीजों को हम दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रोसेस करेंगे जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रोसेस जो है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, वो है ऑज टेम्परिंग। ऑज टेम्परिंग में क्या करते हैं हम, सबसे पहला पॉइंट, इट गिव्स मी 100% बेनाइट बनाता है, बेनेटिक स्ट्रक्चर। इट गिव्स मी 100% बेनेटिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बात करेंगे, हम यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं। तो ये हमारा ग्राफ, यही बनाएंगे। तो ये हमारा कर्व आ गया, यहाँ पे नोज तक एक ये ट्रायंगल, और फिर इसी को आगे लेके जाते हुए यहाँ पे दूसरा। ठीक है, बाकी आपको पता ही है क्या क्या है। और यहाँ से दो लाइंस, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया मेरा कोर्स पर लाइट, और ये आ गया मेरा फाइन पर लाइट। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर और यहाँ टाइम। ठीक है, so what happens, the sample of austenite has to be quenched. The sample of austenite has to be quenched below the nose of TTT diagram.
below the nose of triple T diagram but above Martensite start line. Martensite start line. ठीक है. The sample is maintained. The sample is maintained. The sample is maintained for sufficient period of time. Sufficient period of time. Till entire sample converts into sample is क्या मेरा sample है ऑस्टेनाइट का into bainite converts into bainite. ठीक है. तो ये हमारी होती है ऑस टेम्परिंग. अब यहाँ पे देखोगे ये जो है ये ट्राइंगल ये मेरा सैंपल था. इसको मैंने यहाँ पे पहले हीट किया. कहाँ पे? बिलो द नोज ऑफ ट्रिपल टी डायग्राम. ठीक है. थोड़ा नीचे कर लो. बिलो द नोज ऑफ ट्रिपल टी डायग्राम. ठीक है. और फिर इस सैंपल को हमने रखा कुछ देर के लिए यहाँ पे. तो उसके बाद हमने देखा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है हमारा बेनाइट. तो क्वेश्चन होता है ऑस टेम्परिंग में हमारा क्या बनता है? ऑस टेम्परिंग में हमारा बेनाइट बनता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इसी का एडवांटेजेस. क्या क्या एडवांटेज होती है? एडवांटेजेस. ठीक है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवांटेज इज दैट. पहले एडवांटेज है कि brittle martensite does not form. Brittle martensite does not form. Brittle martensite does not form. Second point, quenching cracks between core and surface. Between core and surface do not develop. Quenching cracks between core and surface do not develop. Third point, ductility is increased. Ductility is increased. अगर ductility increase हो रही है तो toughness भी increase हो रही है. ब्रैकेट में निकलना toughness. ठीक है. ये दोनों एक ही चीज है. फोर्थ पॉइंट, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ. वही टफनेस की बात कर दी हमने. इम्पैक्ट स्ट्रेंथ. ठीक है ना. रेजिस्टेंस टू शॉक इज टफनेस एंड टफनेस इज इंक्रीज्ड. टफनेस इज इंक्रीज्ड. ठीक है. इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड टफनेस इज इंक्रीज्ड. ठीक ठीक है. अब एक इम्पोर्टेंट नोट है इसमें. नोट क्या है? नोट है only small sections are suitable because big sections cannot be cooled rapidly. Only small sections are, ठीक है, are suitable because big sections cannot be cooled rapidly. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप जो इसमें आ जाता है हमारा, नेक्स्ट जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, दैट इज मार टेम्परिंग. मार टेम्परिंग में क्या करना है हमने? दूसरा नाम है इसका स्टेप्ड क्वेंचिंग. क्या करते हैं हम इसमें? हम इसमें ग्राफ बनाते हैं. सेम तरीके का
ठीक है, दिस इज अवर टेम्परेचर एंड दिस इज अवर टाइम। नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम चीज, सैंपल इज कूल्ड इन फर्स्ट दिस एंड देन ठीक है, तो ये हमारा 550 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये करता क्या है बेसिकली, ये हार्डनेस इंप्रूव करता है। ठीक है, ठीक है, ये हार्डनेस इंप्रूव करता है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स martensite, it improves martenite, sorry, it improves hardness of whole mass, hardness of whole mass, and ductility is decreased, ठीक है, and ductility is decreased। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें दो हम मटेरियल यूज करते हैं कूलिंग के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द सैंपल इज इनिशियली कूल्ड, द austenite sample is initially quenched into hot bath maintained at a temperature below the nose of TTT diagram, below the nose of triple T diagram, but above martensite start line, 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 ठीक है, but above martensite start line। ठीक है, तो सैंपल इज फर्स्ट केप्ट इन ए बाथ, सैंपल is first kept in a bath so that temperature of surface and core becomes uniform, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं, इट रिक्वायर्स अनदर मीडियम, it requires another medium to completely cool the sample, ठीक है। the purpose of second medium is to reduce the internal stresses associated with austenite to martensite transformation, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, पीछे हमने देखा यहाँ पे एक तो ये था
ये पहला मीडियम था, ठीक है, और ये वाला जो है ये मीडियम नंबर 2। इसमें हमने सैंपल इसीलिए डाला ताकि हमारा जो पोर और सरफेस का टेम्परेचर है वो सेम हो जाए। दूसरा हमने इसीलिए डाला कि जो हमारे स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, एक्सपेंशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है किसी भी चीज़ की विद इन द मेटल बाथ मेटल सैंपल, ठीक है, वो जो इंटरनल स्ट्रेसेस है वो रिलीव हो जाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मार टेम्परिंग और स्टेप्ड क्वेंचिंग, ठीक है। अब इसमें जो होल्डिंग टाइम है वो कम होता है, ठीक है। द सैंपल होल्डिंग टाइम इज लेस, द सैंपल होल्डिंग टाइम इज less because it will lead to, because if not will lead to, will lead to decomposition of austenite, decomposition of austenite, ठीक है। the sample holding time is less because if not it will lead to decomposition of austenite, ठीक है। एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन बी अप्लाइड टू थिन सेक्शंस, इट कैन बी applied to thin sections, it can be applied to thin sections, ठीक है। तो दिस इज अवर मार टेम्परिंग। नेक्स्ट एक चीज़ है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो है अलाइंग। अलाइंग आपने की हुई है कि इंटरस्टिशियल साइड पे होगी या कहाँ होगी, तो दिस लीड्स टू अलाइंग। अलाइंग से बेसिकली होता क्या है, जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो इंप्रूव होती हैं, ठीक है। और जो मार्टन साइट है, मार्टन साइट है वो जो है इट कैन बी मेड एट ए स्लोअर कूलिंग रेट, ठीक है। ड्यू टू अलाइंग भी दो तरह की होती है, एक होती है इंटरस्टिशियल, दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है। ड्यू टू अलाइंग द टी डायग्राम, द टी डायग्राम shifts towards right, so that Martin site can be made at slower cooling, diffusion नहीं होगी, Martin site can be known as slower cooling rate. The ease of formation, the ease of formation of martensite, the ease of formation of martensite is known as hardenability, ठीक है। The ease of formation of martensite is known as hardenability. तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है हीट ट्रीटमेंट। इसमें आ जाएगी हमारी अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, फुल अनीलिंग के टाइप्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगी हमारी टेम्परिंग, ठीक है। फिर आएगी हार्डनिंग, ठीक है। और फिर आगे और भी हैं, जैसे टेम्परिंग आ गई, उसके आगे फर्दर टाइप्स, लो टेम्परेचर टेम्परिंग, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, फिर आएगी लास्ट में हमारी केस हार्ड, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। तो